क्लास 9 का। अब जो भी चीजें स्टार्ट होगी क्लास 9 से स्टार्ट होगी, ठीक है सर पहले क्लास 10 का कंप्लीट करा ना? देते। क्लास 9 बहुत कर लिया हमने, क्लास 10। क्लास सर 9 का कंप्लीट, हाँ बताओ। क्योंकि जामिया का पेपर पहले है ना, जामिया में पहले 10 का बच्चा जावा है। जामिया में पहले 10 के बच्चे जाए? कब है 10 का जामिया का सिलेबस आएगा ना। पेपर? जामिया का है 13 मई को। 13 मई? हाँ उससे पहले ही है। बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम, तब तक रिवीजन भी हो जाएगा कपड़ा में। अफनान जिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। अफनान रेगुलर रह रहे हो क्लास में? कुछ दिनों से तो यस सर। बीच में गायब हो गए थे तुम। आई थिंक मेरी लास्ट क्लास में तुम नहीं थे। एपी वाली में तो था मैं। अच्छा, एपी वाले में थे। ओके। सर एपी है, कुछ क्वेश्चन थे जो वही ना थे। बिल्कुल, अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आज आराम से बैठ के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते मैं आप लोग को एक चीज सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था मैथमेटिक्स में कैसे सब प्रोसीड करें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़े, ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा उसका एक सारे लोग आ गए? यस सर। सर जो आपने 10th क्लास की बुक ने भेजी थी वो हम्म। वैसी 9th क्लास की नहीं है कोई? बिल्कुल है। सर वो भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए, डाउनलोड कर लूंगा। बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा, मैं बुक ही सेंड कर दूंगा, ठीक है कपड़ा में, ठीक है? यस सर। चलो। ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ, ठीक है? देखो, सो आज के बाद से जो भी आपकी फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी, पहले हम 9th के पोर्शन कवर करेंगे, देन 10th के पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है? चलो देखो, सो आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन, ठीक? आ रहा है समझ में, वो क्या है? मोशन, ठीक? अच्छा देखो, मोशन चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, पहले हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है, फिर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक जो इसका कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू व्हाट? इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट और मोशन है क्या, रेस्ट एंड मोशन है क्या, और रेस्ट एंड मोशन है क्या, इसका फाइनल कंक्लूजन ये आएगा आपका कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म। ये फाइनल कंक्लूजन है, ये हम अभी बताएंगे कैसे। आर रिलेटेड टर्म, ठीक है? रिलेटिव, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो जो सेकंड चीज इसमें पढ़नी है वो क्या है?
सेकेंड आपका पढ़ना है इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, दोनों बातें एक ही है। मैं बताऊंगा कैसे दोनों बातें एक ही है, ठीक है। अभी तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी नजर आ रही होगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइनली आप देखोगे इसका आंसर आता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इसका फाइनल जो एक फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस या फिर आप कह लें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का या आप कह लें एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। मैं बताऊंगा एट लास्ट, अभी जाके दो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों एक सिचुएशन में सेम हो जाएंगे, ठीक है। देन अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन थर्ड थर्ड फिर आपका आता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में क्या क्या हमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है टोटल, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसमें आपका v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और a आपका एक्सेलरेशन, t आपका टाइम, एंड s जो है ये डिस्टेंस या हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मैं बताऊंगा कब डिस्टेंस कब डिस्टेंस और कब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस कह लो या कह लो आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इन्हीं पांचों को, ये जो आपके v u a t और s है, इन्हीं को बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। यानी मोशन को इन्हीं 5 के टर्म में डिफाइन किया जा सकता है। आ रहा है समझ में, जैसे कौन तेजी से मूव कर रहा है, कौन स्लोली मूव कर रहा है, आप कैसे बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वी के बेसिस पे, ठीक है, वी के बेसिस पे, ठीक है। तो मोशन को समहाउ इसी में डिफाइन किया जाता है, ठीक। कौन लॉन्ग डिस्टेंस जाएगा, कौन पहले ही रुक जाएगा, ये कैसे बताते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है, ये कैसे बता दो, ये भी स्पीड के बेसिस पे बता लेते हो, ठीक है। चलो, तो ये थर्ड टॉपिक हो गया, इस पे भी काफी न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं। देन फोर्थ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस आपको देखनी है, ग्राफिकल एनालिसिस करनी है। ग्राफिकल एनालिसिस किसकी किसकी, ग्राफिकल एनालिसिस करनी है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की, देन एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। ये तीनों ग्राफ आपको पढ़ने, ठीक है, जिसमें से ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी अच्छा, इसमें भी 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ ये होता है कि भाई पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू टाइम हो, या फिर स्ट्रेट लाइन बनाए, या फिर इस तरह से कर्व बनाए। तो ऐसे 3 केसेस हो जाएंगे सब में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और बाद में हम यहीं पे पढ़ेंगे कि जो स्लोप होता है ग्राफ का, स्लोप, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, यहाँ पे स्लोप क्या बताता है, यहाँ पे स्लोप बताता है वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। और इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन। और इसका एरिया क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ये बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बताऊंगा कब डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेटेड मोशन में भी एक्सेलरेटेड मोशन का स्लोप कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन इन दोनों का फिक्स क्वांटिटी होता है स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी एक्सेलर और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, ये फिक्स है। ठीक है, और यहां पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, दैट इज डिफाइन करेंगे वहां पे कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, कैसे रेस्ट और मोशन आपके रिलेटिव टर्म है। उसके बाद फिर हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ढेर सारी टाइप ऑफ वेलोसिटी होती है, जैसे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। आ रहा है समझ में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझते हो? वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे बाइक पे बैठे रहते हो ना, बाइक पे पीछे से आदमी बोलता है भी इतना तेज मत चलाओ, तो कैसे बताता है? वो स्पीडोमीटर में देखता है, स्पीडोमीटर में देखता है 80 की रफ्तार से जा रहे हो तो भाई थोड़ा स्लो कर लो, या 20 की स्पीड से जाओगे तो कहेगा थोड़ा सा तेज कर लो, बहुत स्लो जा रहे हो तो। ठीक है, आर एस में तो एट इंस्टेंट की स्पीड होती है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आप तभी बता सकते हो जब आपका मोशन खत्म हो जाए। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टाइम। लेकिन ये स्पेशल केस, ये स्पेशल केस, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगता है। ठीक है, स्पेशल केस। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो समझ में आया इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन ग्राफिकल एनालिसिस। और ग्राफिकल एनालिसिस में कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है, बताऊंगा। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा यहाँ वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, एक्सेलरेट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। ये चार टॉपिक है जो हमें करना है। ठीक है, कवर। ठीक, आया समझ में? कुछ पूछना चाहते हो यहां तक? बोलो। सामिया नाज, आप बेटा न्यू हो, पहली क्लास है आपकी? नहीं सर, अभी हमको 1 वीक हो गया। अच्छा, 1 वीक हो गया, मेरी तो पहली क्लास है ना। चलो, नहीं, आपकी मैथ चलो इतना क्लियर है, आगे बढ़ जाए। फिजिक्स की पहली क्लास। हाँ, मैथ फिजिक्स की पहली क्लास है वही। सो अब आगे बढ़ जाए। बोलो हर्ष, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलो। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन, दैट इज फर्स्ट पोर्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन। ठीक, सो पहले डिफाइन ही कर लेते हैं, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। तो बताना चाहेगा कोई कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? ये दोनों स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताना चाहेगा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, कौन बताएगा? बताओ। Sir, the objects which are stationary and do not change their position with time ठीक है, are said to be at rest. और मोशन? Or motion, an object is said to be in motion when पोजीशन its चेंजेस विद position टाइम। ठीक changes है, with time. ठीक है। तो देखो, ये डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन डेफिनेशन में एक फॉल्ट है। वो है कि आपने इंक्लूड नहीं किया कि रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एंड पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। हमेशा एक ऑब्जर्वर होता है, दो चीजें होती है, एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है और एक ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेन ली, हालांकि ट्रेन ऐसी होती नहीं है, लेकिन मान लो है, ये ट्रेन है, ठीक है, मूव कर रही है आगे। ठीक, ये ट्रेन है, मूव कर रही है आगे। तो अगर हम ग्राउंड पे बैठे हैं ना, ग्राउंड पे, और एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे ट्रेन मूव कर रही है और ये मैन भी है जो मूव कर रहा है। करेक्ट अंजुम, माहिनूर, करेक्ट है ना? तो इसके इसके अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ये जो Yes, पर्सन sir. ग्राउंड पे बैठा हुआ चेक कर रहा है, ग्राउंड से जो देख रहा है, तो जो ग्राउंड से देख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेन में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। करेक्ट है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन Yes, मैं sir. इसके पीछे वाले, इसकी जस्ट पीछे वाली सीट से
पीछे वाले सीट पे जो आदमी बैठा है उससे पूछूं कि ये बताओ, इससे पूछा जा रहा है, ठीक है, अब इससे ये बताओ ये जो पर्सन है ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये क्या बताएगा? नहीं कर रहा। रेस्ट पे बता देगा ना, ये No, कह sir. देगा कि भाई नहीं वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है। बोलेगा या नहीं बोलेगा? Yes, sir. बताओ Yes, sir. लेटर बोल रहा था। उसका रीजन क्या है? हाँ क्या हुआ? देखो कुछ उसका रीजन ये है कि ये जो ग्राउंड पे बैठा है, ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रेन अभी यहाँ है, हो सकता है आगे यहाँ हो जाए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन एक पर्सन जो इसकी जस्ट पीछे बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आ रहा है समझ में? तो डेफिनेशन तो करेक्ट है, बट डेफिनेशन में मिस पॉइंट क्या था, मिसिंग क्या था? डेफिनेशन में मिसिंग था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि अगर आपकी पोजीशन, रेस्ट और मोशन डिफाइन कैसे किया जाएगा? रेस्ट में आप ऐसे कहोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, आ रहा है समझ में, तब वो मोशन में होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट में होगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होगा? रेस्ट का मतलब ये हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट whose position does not change with respect to time, with respect to time, आ रहा है समझ में? एंड with respect to time, an object whose position does not change with respect to time and with respect to frame of reference also, frame of reference, आ रहा है समझ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब वो रेस्ट में होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, with respect to frame of reference, frame of reference and टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर वो मोशन में होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई? ठीक, अच्छा अब ये देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो कंप्लीटली रेस्ट में है, पूरा यूनिवर्स तुम्हारा मूव कर रहा है, गैलेक्सी पूरी मूव कर रही है, आ रहा है समझ में? तो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम कंप्लीटली रेस्ट में पाओगे ही नहीं। जैसे एग्जांपल हम लोग ये कह दें कि भाई अर्थ सरफेस है, ठीक है, हम लोग ये कह दें कि भाई ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक, अर्थ सरफेस पे एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक, अर्थ सरफेस पे एक प्लांट लगा हुआ है, और हम इसे बताएं कि बताओ ये रेस्ट में है या मूव कर रहा है, तो बताओ ये क्या होगा? ये रेस्ट में होगा या मूव कर रहा होगा? रेस्ट में होगा। मूव, मूव या रेस्ट? सही बताओ, एक मूव बोल रहा है, एक रेस्ट बोल जो रहा है। मूव कर रहा सही उसमें स्पेस जो ऑब्जेक्ट करता है, के ऊपर हमने डिपेंड रेफरेंस करता है। पॉइंट क्या लिया है। तो हम कहें सर हाँ, ये डिपेंड करता है, सही बोला आपने, मायनूर ने सही बोला कि देखो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है। तो पहले आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्व करने वाला अर्थ की सरफेस पे ही है तब तो ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन इन केस आप ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द मून, फ्रॉम द मून, आप मून से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक, मून से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, मून से ऑब्जर्व अगर करोगे ना, इसे मून से ऑब्जर्व करोगे तो मून के रेस्पेक्ट में ये मोशन में होगा, क्योंकि अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, क्योंकि अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। आ रहा है समझ में? तो मून के रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में होगा, ठीक? आया समझ में? तो देखो एक ही चीज है, वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है, वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में है, इसलिए कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। आ रहा है समझ में? रिलेटिव टू ईच अदर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। रेस्ट एंड मोशन डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना समझ में आया? यस सर।
बस अब इतना ही इस टॉपिक में पढ़ना था, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, दैट इज टाइप ऑफ क्वांटिटीज, टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आप एक तरह से ये बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, ठीक है, आपको दो तरीके पढ़ाई जाती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बोलोगे? एग्जाम्पल बताओ, चलो एग्जाम्पल बताओ। Speed. दूरी। स्पीड, स्पीड, ठीक है, स्पीड करेक्ट है। वेक्टर में है, क्या बोला? वेलोसिटी वेक्टर में आ जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर में आ जाएगी, सही है। चलो वैसे ये सारी चीजें सही है, करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इस टाइप से बताया जाता है ना जिसमें थोड़ा सा फील हो। चलो मैं बताता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल, एग्जांपल के लिए जैसे ओनली मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी जो मैं बताऊंगा ना, तो वो है आपकी वेट, वेट कह लो, वेट, मास, आ रहा है समझ में, मास। तो वो केजी में है। कभी भी तुमने ये नहीं कहा है कि जाके शॉप पे कि भाई 2 किलो चीनी दे दो साउथ की डायरेक्शन में, ऐसा कभी नहीं कहते। आ रहा है समझ में कि कहते हो? बस इतना ही कहते हो भाई, 2 किलो चीनी दे दो, बस ऐसे ही दे दो। समझ में आ रहा है? या हाफ केजी दे दो, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये कंप्लीटली डिफाइन हो गई जस्ट बाय वेट, 2 kg शुगर, आ रहा है समझ में? लेकिन अब आपसे पूछ ले कोई आपसे पूछ ले कि भाई दिल्ली कहाँ है, तो अलीगढ़ में बैठा हुआ आदमी कहते दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, बस ऐसे बता दे, ये जो दिल्ली है, दिल्ली 100 किलोमीटर पे। तो अगर आपने उसे बताया 100 किलोमीटर पे और डायरेक्शन नहीं बताई, तो हो सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में निकल जाए और पहुंच जाए आगरा, 100 किलोमीटर पे आगरा भी। आ रहा है समझ में? तब क्या करोगे? तो इसलिए यहाँ पे अगर आप पोजीशन बताना चाहते हो ना, पोजीशन, तो पोजीशन के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, तब जाके तुम दिल्ली पहुंचोगे। आया समझ में कि नहीं? जैसे उससे जाके कहोगे भाई देखो ये वाला रास्ता पकड़ के 100 किलोमीटर आगे निकल जाओ, दिल्ली मिल जाएगी, तब वो चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? यस सर। आ रहा है समझ में? तो इसलिए होता, तो इस टाइप की चीजें होती है। ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें होगा, उस जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी, जो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना मस्ट हो जाए, डायरेक्शन देना मस्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। चलो उसका एक एग्जांपल और लिख लो, एग्जांपल इसके कौन कौन से। अब हम अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड है, स्पीड के साथ साथ आपका वर्क है, वर्क, एज मच एज इंफॉर्मेशन हम इस पीडीएफ में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितने मेजर की जाती है? मीटर में। स्पीड मीटर पर सेकेंड में। और वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एसआई यूनिट है ये सारी, एसआई यूनिट्स, ठीक। अच्छा, इसी तरह से इसका एग्जांपल पोजीशन, पोजीशन जो होता है ना, पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देनी पड़ती है। पोजीशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ साथ आप यूं कह लो फोर्स, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? क्लियर है? अब एक और चीज वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में मेन डिफरेंस है, दैट इज आपको ये पता है कि जैसे आप जाके कहते हो ना कि भाई 2 किलो चीनी लेने जा रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब घर से कॉल आ गया, अम्मी ने कहा कि भाई 2 किलो नहीं 3 लानी है, तो तुम क्या कहते हो? कहते हो भाई 2 kg प्लस 1 kg, 3 kg हो गया, डन। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बोलो। यस सर। अच्छा, लेकिन अब आपसे ये कह दे कि भाई ऐसा है कि गाजियाबाद जाना है लेकिन दिल्ली से होते हुए, आ रहा है समझ में?
ठीक है, तो कहोगे अच्छा दिल्ली तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गई, अलीगढ़ से दिल्ली तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गई, और दिल्ली से गाजियाबाद हो गया 50 किलोमीटर। तो बताओ अलीगढ़ से गाजियाबाद कितना रहा? 150 कितना हो गया? 150 150 150। 150 सर वो डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने एग्जांपल दिया, इसका आंसर आएगा 50। तो तुम दिल्ली से घूम के हुए जाओगे ना। दिल्ली से घूमते हुए जाने से क्या मतलब, मैंने तो तुमसे ये पूछा ना अलीगढ़ से गाजियाबाद की डिस्टेंस कितनी है। तो 50 आ तुमसे गई। कहा जाए कि तुम्हारे घर से अलीगढ़ कितना दूर है, कि गाजियाबाद बीच में ही पड़ता गाजियाबाद है। बीच में पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो देखो यहाँ डायरेक्शन का सेंस होना जरूरी है, तब जाके तुम कह सकते हो कि 100 में 50 ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। विदाउट एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन आप बता नहीं सकते इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ डायरेक्शन सेंस की जरूरत पड़ेगी कि 2 किलोमीटर वेस्ट में, 2 kg वेस्ट में और 1 kg ईस्ट में, तो आंसर आ गया 3 kg नॉर्थ में। बताओ, यहाँ तो हमेशा आंसर 2 + 1 3 आना है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना, उसमें बेसिक अलजेब्रा लगती है। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा समझते हो? 2 + 2 4, 1 + 3 4, 1 - 5 -4, ये वाली अलजेब्रा आ रहा है समझ में? 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 2 2, ये वाली अलजेब्रा। ठीक, प्लस माइनस जो हमने आज तक पढ़ा है। लेकिन इसमें डायरेक्शन का सेंस चाहिए होता है, विदाउट डायरेक्शन आप इसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो यहाँ ए है, ये दिल्ली है, बीच में कहीं गाजियाबाद पड़ता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है अलीगढ़ से गाजियाबाद की डिस्टेंस, और आपसे ये कहा जाएगा अलीगढ़ से जो दिल्ली है वो 100 मीटर पे, 100 किलोमीटर पे है। ठीक है, और गाजियाबाद से जो दिल्ली है वो 50 किलोमीटर पे है। तो अलीगढ़ से कितना पड़ेगा? अब ये डायरेक्शन का सेंस देखो, डायरेक्शन के इस तरफ की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मानी जाएगी, इस तरफ की नेगेटिव, तो अलीगढ़ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 100 - 50 आएगी। आ रहा है समझ में? A to G, तो इतना किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शंस का सेंस जरूरी हो गया, विदाउट एनी सेंस आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर आया, समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ नॉर्मल अलजेब्रा से काम नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल अलजेब्रा से काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई और अलजेब्रा दो जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या करती है? वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलेशन करती है, ऐड सब्ट्रैक्ट करती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ, जैसे मैं तुमसे ऐसे कह दूं कि एक फोर्स है इस तरफ 5 न्यूटन का, एक फोर्स है इस तरफ 2 न्यूटन का। ठीक है, इसे मैं बोल दे रहा हूँ F1, इसे मैं बोल दे रहा हूँ F2। ठीक है, तो बताओ F1 + F2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 न्यूटन। F1 + F2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन आएगी, 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन आएगी। F1 + F2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 न्यूटन। और 3 न्यूटन किस तरफ? इस तरफ। अच्छा, सेम क्वेश्चन। अब ये फोर्स वाला हमें याद रहता है इसलिए मैंने इसको बता दिया, फोर्स वाला सबको याद रहता है। अब इसी तरह से आपसे कह दिया जाए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने, F1 आ रहा है समझ में, और F2 लगाया 2 न्यूटन का। ठीक है, अब बताओ F1 + F2 कितना आएगा? 7। 7। इस बार आ गया 7 न्यूटन। ठीक है, आ रहा है समझ में इस डायरेक्शन। तो यहाँ देखो एक ही चीज है, दोनों को सम करने के बाद एक बार 3 न्यूटन आया, दोनों को सम करने के बाद एक बार 7 न्यूटन आया। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, डायरेक्शन डिपेंडेंट अलजेब्रा, डायरेक्शन डिपेंडेंट अलजेब्रा। समझ में आया ये चीज या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में क्या कहोगे? पहला, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक एग्जांपल दोगे, एग्जांपल ऐसे ऐसे दिस दैट, और यहाँ एग्जांपल समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स एक्सेलरेशन। ठीक, उसके बाद फिर पहुंच जाओगे एक डिफरेंस और, थर्ड जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, इसमें बेसिक अलजेब्रा फॉलो होती है, जैसा कि हम आज तक करते आ रहे हैं, इसमें वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, अब यहां अगर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जिक्र हो ही चुका है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस को बोला जाता है पाथ लेंथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी एक ऐसा पाथ, उस पाथ की लेंथ जो फॉलो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के जरिए से। जैसे मान लिया जाए अलीगढ़ से दिल्ली की डिस्टेंस बताओ, तो कितनी है बताओ, बताओ। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अलीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन बरेली होके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 किलोमीटर, बिकॉज आ रहा है समझ में कि नहीं, ये पाथ लेंथ होता है जिस पाथ को आपने फॉलो किया, ठीक है। पहले ये बताओ कि कौन से पाथ को फॉलो किया। मैंने ये थोड़ा कहा था कि मैं बस सीधे सीधे चला जा रहा हूँ, सीधे सीधे जाएंगे तब ये 100 किलोमीटर आएगा। अगर आपने ये वाला पाथ फॉलो कर लिया तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 300 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ, अब मैं अपने घर चला जाऊं पहले, सिद्धार्थ नगर, कहाँ गई आलिया मोमीन, आप वहीं की तो हैं देखो सिद्धार्थ नगर, मैं यहाँ चला जाऊं, अब यहाँ से दिल्ली जाऊं फिर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो सिद्धार्थ नगर ही 700 किलोमीटर है लगभग, उसके बाद वहां से फिर ये 900 किलोमीटर पड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आगरा से दिल्ली, 1600। 1600 किलोमीटर हो गई। तो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ये चीज याद रखना। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसी तरह से कह दिया जाए एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और कंप्लीट सर्कल लगा लिया, कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ए से स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया, आ रहा है समझ में। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। और ये 1 राउंड का हुआ, ये 1 राउंड का हुआ। अच्छा, अगर 2 राउंड लगा लिया तो 4 5 तो 4 पाई आर, आ रहा है समझ में, तो 4 पाई आर, ठीक। अच्छा, हाफ राउंड लगाया, सिर्फ हाफ ही राउंड पाई लगाया, आर। हाफ राउंड पाई लगा आर। के ही वापस आ गया, तो कितना हो जाएगा? पाई आर। अच्छा, ये जो वापस आया इसे नहीं ऐड करोगे पाई आर बस, क्यों? 2 पाई आर हो गया। 2r प्लस पाई आर। हाँ, 2r प्लस पाई आर, देखो कंप्लीट होता 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है तो हाफ वैल्यू आ जाएगी पाई आर, और एक आर यहाँ छिपा हुआ है, एक आर यहाँ छिपा हुआ है, 2r वापस भी तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे आया तो, एक क्वार्टर आया तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस पहले तो पाई इस आर पाई आर प्लस का हाफ हो 2r। जाएगी, इस पाई आर का हाफ हो जाएगी, तो हो जाएगा पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइप्स ऑफ आर, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये डिस्टेंस समझ में आई। डिस्टेंस लेंथ हमेशा क्या होती है, पाथ की लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पाथ की लेंथ, जो पाथ आदमी फॉलो कर रहा है या जो पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्लियर है? यस चलो सर। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। और आपको पता है जब तक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और आपको ये ना पता हो कि मोशन कंप्लीट हो गया या नहीं, मोशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तब तक आप डिस्टेंस बता नहीं सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को उस चीज से मतलब ही नहीं कि आदमी किस तरह से जा रहा है, ठीक है। आपसे ये कह दिया गया कि भाई अलीगढ़ और आगरा, अलीगढ़ और दिल्ली, अलीगढ़ और दिल्ली, ठीक है, अलीगढ़ और दिल्ली सही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए आपको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि पहले ये बताओ तुम किस रास्ते से जा रहे हो, और अगर ये पूछा गया कि अलीगढ़ और दिल्ली की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो अलीगढ़ और डिस्प्लेसमेंट, अलीगढ़ और दिल्ली के बीच में तुम क्या करोगे, एक शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और ये लाइन की जो लेंथ होगी इसे आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, इसे आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है, शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हाईवे से जो तुम जाते हो वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस? डिस्टेंस। डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? वो शॉर्टेस्ट नहीं होती है हाईवे वाली? नो सर। रास्ते में कितने मोड़ आएंगे? हाँ हाँ हाँ, रास्ते में मोड़ आएंगे, तो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कभी कवर होता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट
आप डिस्प्लेसमेंट कभी करते ही नहीं हो अलीगढ़ से दिल्ली या कभी भी मूव करते हो तो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक दूसरे का घर तोड़ के जाना पड़ेगा, आपको हल्क बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अलीगढ़ है, ये दिल्ली है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ है और दिल्ली है, तो बीच में एकदम सीधी लाइन अगर तुम ड्रॉ करोगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो बीच में बहुत सारे लोगों का घर आ जाएगा, तो तुम लोग हल्क बन जाओगे, तो तोड़ते हुए जाना, तब डिस्प्लेसमेंट का आंसर बताना, ठीक है। एरोप्लेन हो जाएगा, क्या हुआ? एरोप्लेन से सीधे चली जाएगी। अच्छा, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एरोप्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यस सर। यस सर। अच्छा, अलीगढ़ से जब ऊपर उठोगे तो एंगल नहीं बनाओगे? बताओ। चलो मैं एरोप्लेन से यहाँ से मुड़ता हूँ, ठीक है, ये हम उठ गए, अब आ गए स्ट्रेट, और फिर अब तुम्हें पता है एरोप्लेन भी डायरेक्टली नीचे नहीं आता, वो ऐसे राउंड राउंड लगाता है, अब आता है नीचे। अब बताओ, बताओ। यस सर। इससे बड़ा तो एडी वाला ठीक है, हाँ, इससे एडी ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, ये मतलब वैसे ही जोक के लिए था, सुबह सुबह आए तुम लोग को नींद भी लग रही होगी चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ, अब ये समझ में आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, तो वो डायरेक्टली 100 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, और इसको जब भी बताया जाता है डायरेक्शन के साथ बताया जाता है, विदाउट डायरेक्शन। तो हम आ जाते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। एक कंप्लीट सर्कल है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और वहीं पे वापस आ जा रहा है विथ रेडियस आर, तो बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी Zero. आपकी 0, ठीक है। तो अच्छा, अगर उसने सिर्फ Zero. और सिर्फ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की तब 2r, तब भी डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी 2r, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ r, 2r। अच्छा, अगर मैं इसी में कह देता कि उसने क्या किया है कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया, अब क्या हो जाती? अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती? r, अब डिस्प्लेसमेंट r हो जाती, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, इनिशियल ये, फाइनल ये, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आई, और वो r के बराबर है, तो ये आंसर आ जाता r, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर गया हुआ है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ से आके यहाँ 1/4 आ रहा है समझ में, ये 1/4 ही मूव किया है, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r sin theta by 2। कितना? R√2। r√2, ठीक है, r√2, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की ये आएगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी आप कैसे निकालो, ये 90 डिग्री है, ये आपका r है, ये आपका r है, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा √r² + r² आ जाएगा, यानी r√2, ठीक है। क्लियर है इतना डिस्प्लेसमेंट? अब थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। हमने ये देखा कि दो पॉइंट के बीच में मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक। इन दोनों पॉइंट के बीच में पॉसिबल है मल्टीपल पाथ हो, एक पाथ ये भी हो सकता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट वाला हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है आप ऐसे जाके ऐसे करके आए, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 एंड पाथ 4, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है वो लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस जो है वो लेंथ हो सकती है, किसकी? लेंथ ऑफ पाथ, P1 की भी हो सकती है, P2 की भी हो सकती है, P3 भी हो सकती है, और P4 भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट जिस भी पाथ को फॉलो कर ले, उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ जो है वही डिस्टेंस हो जाएगी, करेक्ट है, आ रहा है समझ में। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मस्ट है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लेंथ होगी, लेंथ किसकी? लेंथ मस्ट है किसकी? P3 की, किसकी? P3 की। बताओ इसमें कोई डाउट है? सिर्फ P3 तो शॉर्टेस्ट है, देखो P3 तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आया समझ में। और बाकी सारे पाथ P3 से बड़े हैं ना, देखो P2 भी बड़ा है P3 से, P1 भी बड़ा है, ठीक है, P4 भी P3 से बड़ा है, ठीक। तो हम ये जनरली हम ये कहते हैं कि भाई देखो ये जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है समझ में। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट। ये चीज समझ में आई? ये Yes, चीज sir. समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट वर्स्ट केस में बराबर हो सकती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट देखो P3 है, यानी सबसे छोटा, इन चारों में जो सबसे छोटा है वो। ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक? अच्छा, ये तो आपका यहाँ हो गया। अब और भी चीजें देख लो, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में आ गया, मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है? वेक्टर अलजेब्रा और जो चीजें हमने पढ़ी, रेस्ट एंड मोशन। अभी देखो, अब पहले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, और इस चैप्टर को हम बहुत डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा। उसका रीजन ये आगे आपका फोर्स आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे इसी से रिलेट करते हैं, ग्रेविटी इसी से रिलेट करती है। आ रहा है समझ? तो ये अगर हमने सही से पढ़ रखा होगा ना, तो वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी तैयार हो जाएंगी बहुत आसानी से। एक एक दिन के टॉपिक बचेंगे फिर वो। ठीक है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक और चीज देखो, ये जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया एन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक वर्ड बोला, फिजिक्स में एक वर्ड बोला, अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? अ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बताओ? वो मोशन में एक ऑब्जेक्ट मूव एक कर ऐसा रहा है। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा ना, तो मस्ट है कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, कोई ना कोई पाथ ट्रेवल कर रहा होगा, और पाथ की वजह से कोई ना कोई डिस्टेंस आ रही हो। ये मस्ट है, डिस्टेंस आएगी ही आएगी। अगर उसने स्टार्ट किया ना और ऐसे गया, देखो ऐसे गया, फिर वापस भी आ गया, मान लो फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो एक पाथ फॉलो कर रहा है ना, उसकी जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसका क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है? कुछ भी जीरो। नहीं, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उसकी डिस्टेंस जीरो होगी। और ये डिस्टेंस नहीं, चेंज ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, चेंज ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव। आया समझ में? आ रहा है समझ में? और रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो होगा, रेस्ट में ऑब्जेक्ट, उसकी जो डिस्टेंस में चेंज आएगा वो जीरो होगा। डिस्टेंस में चेंज कितने का आएगा? जीरो। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये बताओ? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंडीशन, व्हाट इज द डिस्टेंस? नो सर, डिस्टेंस नहीं होने की। डिस्टेंस जीरो। देखो, अब मैं इसी चीज बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स में इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, ऐसा नहीं है, रेस्ट के रेस्पेक्ट में भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तभी आप कह रहे हैं डिस्टेंस है डिस्टेंस है। मैं बताता हूँ, जैसे देखो, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है जो ऑब्जर्व कर रहा है, और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो पॉइंट बी पे है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस उनकी इन दोनों के बीच का गैप होगी। हो सकता है 10 मीटर हो, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो है, भले ही ये रेस्ट पे है, बी रेस्ट पे है, इसका मतलब 10 मीटर डिस्टेंस थी, 10 मीटर ही है, 10 मीटर डिस्टेंस थी, 10 मीटर ही। यही तो हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था रेस्ट वो चीज है, रेस्ट ऐसा ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे जब उसकी डिस्टेंस या उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है। 10 थी तो 10 है, व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 बोलो, आया समझ में? लेकिन मोशन जब ये करेगा ना, जब ये मोशन करेगा तो इसकी डिस्टेंस में चेंज आएगा। ये अब 10 नहीं रह जाएगी। जैसे मान लो ये मूव करके यहां आ गया, 5 मीटर मूव किया, तो अब इसकी डिस्टेंस में चेंज आया, इसलिए मैंने बोला चेंज ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव होगा फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? तो डिस्टेंस में चेंज कितने का आया? 5। और बेसिकली ये जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ कौन सी डिस्टेंस होती है? ये डिस्टेंस वो होती है जो चेंज हुई है, चेंज इन डिस्टेंस, ये चेंज वाली डिस्टेंस है।
चेंज ड्यू टू मोशन, चेंज ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो चेंज हुई है वो वाली डिस्टेंस। आया समझ में या नहीं आया? मोशन की वजह से जो चेंज हुई है वो डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? ये वाली डिस्टेंस मत लेना, इससे स्पीड कभी भी निकाली नहीं जाती। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एन ऑब्जेक्ट is 7 meter distance with respect to frame of reference। frame of reference का मतलब जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, frame of reference। आ रहा है समझ में? आफ्टर t is equal to 7 सेकेंड what is speed, स्पीड की वैल्यू क्या होगी बताओ? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। ओके देखो यहीं पे एक चीज यहीं पे रॉन्ग हो जा रहा है। मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव कर जा रहा है, मैंने बस ये कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन में रेस्पेक्ट या में 7 रेस्ट मीटर में है? डिस्टेंस पे ये रेस्ट में ही है हाँ तो 7 एक्चुअली में। मीटर ही मैंने होगा। ये नहीं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इस तरह से लिख दिया। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था कि आप देखो, आप डायरेक्टली आप डिस्टेंस देखकर कभी भी आंसर मत बता दो कि स्पीड तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम बना जाएगा ना। मैंने आपको बताया ना, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो चेंज होती है विदाउट चेंज। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यहाँ भी 10 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? स्पीड निकालने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी 10 और 5 15 पर डिवाइड बाई टाइम कर दोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? नहीं सर, ये सर दोबारा बताइएगा। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज 7 मीटर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ऑलवेज ऐसे एक वर्ड लगा देता हूँ, चलो ऑलवेज, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 7 मीटर डिस्टेंस पे ही ऑलवेज। तो t इक्वल टू 7 सेकंड पे स्पीड बताओ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन ये वो डिस्टेंस होता है, ये वो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ये ऐसी डिस्टेंस होती है जो चेंज हुई है ड्यू टू मोशन, चेंज हुई है ड्यू टू मोशन। अब मैंने आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ 7 मीटर ही है। 7 मीटर पहले से थी, 7 मीटर ही है। मैंने ये नहीं बोला कि कहीं भी ऑब्जेक्ट मोशन में इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही। आ रहा है समझ में? ये ऑलवेज 7 पे ही है। तो आफ्टर t इक्वल टू 7 सेकेंड स्पीड 0, आफ्टर t इक्वल टू 15 सेकेंड स्पीड 0। आ रहा है समझ में? बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उससे बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है बी जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है? उसकी डिस्टेंस है 15 मीटर। ठीक है, आ रहा समझ में? और t इक्वल टू 7 सेकेंड में, t इक्वल टू 7 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई 6 मीटर। 6 मीटर का चेंज आया इसकी डिस्टेंस में। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड आपकी क्या होगी? 6/7। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 6/7, 6/7। आ रहा है समझ में? करेक्ट है, 6/7 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम स्पीड निकालने के लिए हम ये देखते हैं t इक्वल टू, हाँ ये देखो ये इनिशियल में था, t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट बी पे था, 15 मीटर डिस्टेंस पहले से ही थी। अब आप लोग को अगर इससे पहले अगर ये चीज ना पता होती तो आप ऐसे करते, देखो स्पीड इक्वल टू क्या कर देते, स्पीड इक्वल टू ऐसे कर देते, और लगता भी कि आंसर सही आया। 15 + 6 डिवाइड बाई 7 यानी 21 डिवाइड बाई 7 यानी 3 मीटर पर सेकेंड, और यहीं पे ये रॉन्ग हो जाता। आ रहा है समझ में? तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट। आया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. हाँ, तो ये जो फॉर्मूला होता है तो ये चेंज इन डिस्टेंस होती है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस में कितना चेंज आया मोशन की वजह से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ठीक, अब देखो उसी चीज को मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट में क्या है कि भाई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? देखो डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? 0 कब होगा? 0 होगा इन द रेस्ट की कंडीशन में 0 हो सकता है, रेस्ट की कंडीशन में 0 पॉसिबल है, रेस्ट की कंडीशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 0 हो सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव कब होगा? जब ये मोशन में होगा, जब ये मोशन में होगा, जब भी मोशन में ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और एक डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव। एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे वो एग्जांपल याद है, अलीगढ़ से दिल्ली कितना डिस्टेंस पे? 100 हो गया ना, और दिल्ली से गाजियाबाद 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, यहाँ साइन के साथ रखेंगे। तो ये पॉजिटिव अगर है तो दिल्ली से गाजियाबाद नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट आ गया ना, वापस आना पड़ा। तो अलीगढ़ से गाजियाबाद कितना होगा? आप कहोगे अलीगढ़ से दिल्ली प्लस दिल्ली से गाजियाबाद। अब अलीगढ़ से दिल्ली हो गया 100 और दिल्ली से गाजियाबाद हो गया -50। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस पॉजिटिव, एक डिस्टेंस नेगेटिव। आ रहा है समझ में? Yes, sir. आया समझ में? इसलिए कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं स्पीड पे। तो स्पीड ज्यादा कुछ नहीं है, स्पीड है चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू मोशन। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितने का चेंज आया अपॉन टाइम। अब हम एक्चुअल फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसी को बाद में डी बाई टी बोल दिया जाएगा, डी बाई टी। तो डी बाई टी में तुम ये मत बोलना डी टोटल डिस्टेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में चेंज कितने का है वो है, ठीक है, और अपॉन टाइम। ये स्पीड हो गया। इसी तरह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसी तरह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी होगी चेंज इन, हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना हो गया। अच्छा देखो, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती। अगर मोशन स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस को कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? जैसे मैं तुमसे कह दूं तुम निकल दिए वर्ल्ड टूर पर, ठीक है, तो एक बार तुमने 400 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद तुम गाड़ी चला रहे हो, तो बताओ कभी भी तुम्हारी डिस्टेंस 400 से अब कम आ सकती है? किसी को कॉल करके ये बता सकते हो नहीं अब मेरी डिस्टेंस 300 किलोमीटर आ गई, मतलब मैंने 300 किलोमीटर चल लिया, ऐसे बता सकते हो? नहीं। जब भी तुम उसे कॉल करके बताओगे, अगर मूविंग में हो, अगर तुम मोशन की कंडीशन में हो, तो अगर तुमने पहले 400 किलोमीटर ट्रेवल किया था तो अब 400 + 1 हो सकता है, 400 + 2 हो सकता है, 400 + 3 हो सकता है, क्योंकि जो भी पाथ फॉलो करोगे डिस्टेंस तो ऐड होती जाएगी ना। तो डिस्टेंस कभी भी घट ही नहीं सकती। आ रहा है समझ में? डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझ में आया या नहीं? तो अगर किसी ने बना दिया ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, Yes, sir. डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, और ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कह देना गलत है, नॉट पॉसिबल। सीधे बोल दो कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज हो ही नहीं सकती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो, अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, तो उसकी डिस्टेंस एक बार अगर बढ़ गई ना, तो ये बढ़ती ही जानी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? देखो ये कुछ ऐसा हो गया, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो कि जब तुमने मोशन स्टार्ट किया था तो डिस्टेंस 0 थी, टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ गई, यानी अब तुम पहुंच गए आगरा, फिर टाइम बढ़ा गाजियाबाद पहुंच गए, टाइम बढ़ा दिल्ली पहुंच गए, तो पाथ लेंथ ऐड होती चली जा रही, फिर टाइम बढ़ा हरियाणा पहुंच गए, फिर टाइम बढ़ा दिल्ली आ गए। नहीं भाई, टोटल डिस्टेंस जब तुम कहोगे ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से हरियाणा तक की जो डिस्टेंस है वो, उसके बाद हरियाणा से दिल्ली वाली डिस्टेंस भी ऐड होगी, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है ना, उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम वापस आए या आगे गए हो। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, डिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू पॉसिबल है 400 हो, ठीक, इसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 300। बताओ ऐसा है? ये पॉसिबल हो सकता है कि टाइम आगे बढ़ गया, तुम कार लेके चल रहे हो और डिस्टेंस तुम्हारी डिक्रीज होकर 300 किलोमीटर आ गई टोटल जो तुमने कवर। समझ में आया ना? तो No, अब sir. हाँ, आप ये चीज याद रखना कि डिस्टेंस अगर मोशन ऑब्जेक्ट में है तो एक बार अगर डिस्टेंस एक पीक वैल्यू पे आ गई तो उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो वो घट भी सकती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो अब देखो, जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका रिलेशन था, सेम रिलेशन आपका स्पीड
और वेलोसिटी में। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, सेम रीजन के साथ, ठीक है, सेम रीजन। और इवन स्पीड आप जीरो कह सकते हो, और स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी जब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है तो, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन वेलोसिटी देखो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। ये तीन चीज, ठीक, आया समझ में? Yes, sir. बोलो, ये चीज समझ में आया? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल डिस्टेंस था, पहला वाला जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक जो हमने बोला था इंट्रोडक्शन, तो अब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब हम मूव करेंगे एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी की तरफ देखो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ हमने ये कहा कि देखो स्पीड और वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल, स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है वेलोसिटी से, ठीक है। और हमने एक रिलेशन और बताया था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अच्छा, तो दोनों बराबर कब होती है? मैंने बताया था ना, दोनों बराबर हो सकती है। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें दोनों बराबर होंगे। अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लस स्ट्रेट लाइन के साथ साथ वन डायरेक्शन मोशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, यानी गाड़ी आगे जा रही है तो बस आगे ही जा रही है, पीछे नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में जो आपकी डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। आ रहा है समझ में? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा मूव करे। आ रहा है समझ में? अलीगढ़ से दिल्ली, समझ में आ रहा है? अलीगढ़ से दिल्ली मूव कर रहा है वाया, बोलो, हल कार में जा रहे हो नालायक कार में जाओगे तो मुड़ना नहीं पड़ेगा, वाया हल्क, ठीक है। हल्क बन के जब जाओगे घरों को तोड़ते हुए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो बराबर हो जाएगी। आ रहा है समझ में? और सिर्फ जाना है, वापस मुड़ के आना नहीं है, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाना है, ठीक है। और वन डायरेक्शन में मूव करना है, पीछे नहीं आना है। क्योंकि अगर आपने पीछे भी मूव कर लिया ना, ऐसे आ गए, मान लो यहाँ से गए यहाँ पे, फिर वापस आ गए, तो ये 10 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, डिस्टेंस तो 15 हो गई, डिस्प्लेसमेंट रह गई 5। इसलिए आ रहा है समझ में? इसलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसके साथ साथ वन डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, और ऐसी ही सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होती है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आज के बाद अब जो हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आज के बाद हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन जहां भी पढ़ेंगे वहां मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा। स्पीड के साथ कभी कभी मैं वेलोसिटी बोल दूंगा, कभी कभी वेलोसिटी को स्पीड बोल दूंगा। तो समझ में आ रहा है ना? उस सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल है तो आप कुछ भी कह सकते हो। आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग, स्पीड वेलोसिटी अलग, ठीक। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो फिर आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। और हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आगे के चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक। अब आ जाता है आपका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों इक्वल हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी तो दोनों इक्वल होंगे, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल नहीं होती, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में एक में होगा, और एक में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे आपसे कह दिया जाए एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, पहले 10 किलोमीटर मूव किया है, 10 मीटर मूव किया है 2 सेकंड में, और आगे के 15 मीटर मूव किया है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, आगे के 15 मीटर मूव किया है आपके 3 सेकंड में, ठीक है, 3 सेकंड। तो फाइंड एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड पहले बताओ
तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड आप कहोगे टोटल डिस्टेंस सर, टोटल डिस्टेंस 10 + 15 हो गया, और टोटल टाइम 2 + 3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 25/5, यानी आप कट करोगे कहोगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा फिर अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी तो यार स्ट्रेट लाइन ही है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही 10, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट वही 15, और टाइम तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना आएगा? 25/5, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज ये देखो, दोनों क्या आ गई? इक्वल। दोनों क्या आ गई? इक्वल। तो हमें तो ये पहले से ही पता था कि इक्वल आ रहा है, लेकिन अब मैं यहीं पे कह देता हूँ, ये तो केस आपका फर्स्ट हो गया, एक केस फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब मैं यहीं आपसे कह देता हूँ कि ऐसा है, केस सेकंड भी देख लो एक बार, ठीक है। केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और 1 राउंड लगा के कंप्लीटली यहीं पे आ गया विथ रेडियस आर रेडियस है, ठीक है। तो जो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने जाओगे तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं कि इसमें टाइम लगा है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड लगा है, और ये जो रेडियस है वो 7 है, रेडियस है वो 7 मीटर। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू आर अपॉन टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो आप कहोगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम 2, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों डिफरेंट आए, दोनों क्या है? डिफरेंट। तो दोनों डिफरेंट क्यों आए? दोनों डिफरेंट इसलिए आए क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, ये केसेस याद रखना, ठीक है, केसेस याद रखना, ठीक। अच्छा अब और इस पे मूव कर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एवरेज बताओ, चलो कुछ आगे मूव करें, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। चलो ये बताओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जल्दी जल्दी आंसर बताना, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव एब्सोल्यूट, कांट से नन ऑफ दीज। रिलेटिव टर्म एक हो गया। डिस्प्लेसमेंट कुड बी लेस देन और इक्वल Less टू than or equal लेस to देन और distance. इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, छोटी होगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड डायरेक्शन टू बी डिफाइंड कंप्लीटली? स्पीड, वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए, फोर्स में डायरेक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आगे ऐसे होता है ना कि कोई जाके, छोटे बच्चे थे तो लड़ाई करते थे और घर पे शिकायत आती थी कि मम्मी इसने हमको मारा, तो मम्मी पूछती थी कहाँ मारा, डायरेक्शन बताओ। तो बोलते थे सर पीठ पे मारा या गाल पे मारा। ठीक है, तो फोर्स के लिए भी डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। वर्ड पे ध्यान देना, बस वर्ड पे। ABC इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ से तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। और ADC एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ से तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये डिस्टेंस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू करेस्पॉन्ड्स टू डिस्प्लेसमेंट? तो बताओ कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? ABC. ABC. नेक्स्ट, ओडोमीटर इज द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर स्पीड। मैंने बताया था ना, Distance. स्पीड। हाँ, स्पीड मेजर करने के लिए, एट ए इंस्टेंस मेजर करने के लिए। If both observer and moving body are moving with the same velocity of 5 meters इन सेम डायरेक्शन, देन देखो कह रहा ऑब्जर्वर जो देख रहा है और बॉडी जिसे देख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में 5 की रफ्तार से जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे तुम भी बाइक लेके निकल गए और तुम्हारा दोस्त भी निकल गया, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे दोस्त की स्पीड कितनी होगी? तो कहोगे जब देख रहा हूँ बगल में ही मिल रहा है, तो जब देख रहा हूँ बगल में ही मिल रहा है, Equal यानी होगी उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो फिर 0।
तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो उसकी तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो उसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी। स्पीड 0 होने का मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो देखो इन द डायरेक्शन देन डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी वाज नॉट चेंज। आ रहा समझ में? नॉट चेंज। ठीक। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज व्हिच कैन डिफाइन कंप्लीटली ओनली इफ Both Magnitude and both direction. magnitude and direction are are given. both Magnitude and direction. magnitude and direction are given. A ball is thrown vertically upward. After ascending a height 15 meter, it come back to same point. Then the total displacement of the ball will be Zero. 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 0। एक बॉल है जो ऊपर फेंकी गई वापस आ गई आपके यहाँ में, तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है। द न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट और आपको ये बताना न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज। Equal to or less than 1. डी होगा यस सर, डी इक्वल टू और लेस देन तो 1। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना, नीचे डिस्टेंस है, तो न्यूमरेटर इसका छोटा है। तो न्यूमरेटर जब छोटा है ना तो फिर आंसर जो है ना लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं? देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे डिस्टेंस है, तो भाई ऊपर न्यूमरेटर इसका छोटा है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यही तो हमने पढ़ा था, लेस देन आर इक्वल टू। तो इक्वल हो गया तो आंसर 1 आ जाएगा, लेस देन हुआ तो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक। अच्छा, ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है, जब हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक। आगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सम केसेस। गिव रीजन, बताओ कौन सा केस है जिसमें इक्वल हो गए? Straight line in same direction. Straight line. स्ट्रेट और वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन भी बोल दो, वरना वही होगा, दिल्ली से जाके गाजियाबाद वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वन डायरेक्शन भी होना चाहिए। टू एग्जांपल ऑफ ईच स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। Scalar mass and speed, vector velocity and displacement. हो गया। अब जो क्वेश्चन है ये, अच्छा ये 13 वाला भी अभी हम लगवाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चलो लगा लेते हैं। अ कार ट्रेवल 1/4 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। 13 सॉल्व करो। आकिब जावेद, आपकी पहली क्लास है बेटा? Yes, sir. काजल, sir. आपकी भी पहली है? Yes, sir. फिजा जमीर, आपकी तो पहली नहीं है शायद। सोफिया फारूकी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सही बताना, वरना पूछ लूंगा भाई से। तुम्हारे भाई भी पढ़ता है ना यहाँ पे? Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? चलो तुम सॉल्व करके आंसर मुझे भेजो। ठीक है, Distance Sir, होगा pi pi r upon upon 2 और displacement होगा r square plus r square under root. हाँ आंसर बताओ, लेकिन टोटल आंसर pi बताओ। upon आपसे पूछा क्या 2r. गया? हाँ चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो। सो आपसे ये कहा गया एक कार ट्रेवल 1/4 ऑफ द सर्कल। तो 1/4 ऑफ द सर्कल हमने ट्रेवल किया था अभी। 1/4 ऑफ द सर्कल, ये है 1/4 ऑफ द सर्कल। ठीक है, आ रहा समझ में? यहां से लेकर यहां तक। ठीक, ये हो गया। इसकी रेडियस r दे रखी है, इसकी रेडियस आपको r दे रखी है। ठीक, तो r दे रखी है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस तो यहाँ से एक पॉइंट A से लेकर B तक की पाथ लेंथ हुई ना, तो डिस्टेंस आपकी हो गई, हमने क्या बताया था, टोटल 2 पाई r, हाफ में पाई r, और ये हो जाएगा पाई r डिवाइड बाई 2। पाई r डिवाइड बाई 2। देखो ये टोटल 2 पाई r है, और हाफ में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं हाफ, तो हाफ पाई r आता है, और ये हो जाएगा पाई r डिवाइड बाई 2। पाई r डिवाइड बाई 2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसको भी हमने सॉल्व किया था। हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था, डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसे कैसे निकालेंगे? ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, r√2 आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है? रेशियो फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर दो, r से r कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 2√2। पाई बाई 2√2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
यस सर, यही आंसर है। गिव टू इसका एग्जांपल टू ये एक्सप्लेन द मोशन इज रिलेटिव। आप दो एग्जांपल दो एक्सप्लेन करने के लिए मोशन रिलेटिव। तो बताओ दो एग्जांपल। दो एग्जांपल बिल्कुल वही हैं। एक आदमी जब ट्रेन में बैठा था और एक जब आदमी अर्थ पे था, हम मून पे बैठे हुए थे, देखने वाला मून पे था। आ रहा है समझ में? तो उन दोनों केसेस में मोशन रिलेटिव था या नहीं था? दोनों एग्जांपल में। तो दोनों एग्जांपल सही। डिफाइन Yes, स्केलर sir. क्वांटिटी एंड गिव टू एग्जांपल। बस स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने बहुत कुछ डेफिनेशन देखी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्लियर है या नहीं है? sir. यस सर। चलो, बिल्कुल अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर जाते हैं। ठीक, चलो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो बस इसी पे हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, देखो इसके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार होता है कि आपसे ऐसा कह देता है कि डिस्टेंस को फिक्स मान लेता है, डिस्टेंस को ऐसे ही मतलब रिलेटिव कर देता है और मतलब स्पीड दे रखा है। मैं बताता हूँ कैसे। अ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आपका ये है, आपने एनसीईआरटी में दे रखा होगा कि आपसे कहेगा एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ एन सेम डिस्टेंस। ये जितनी डिस्टेंस है ना, जितनी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आप एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। हमने बताया एवरेज स्पीड या वेलोसिटी दोनों सेम होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। और एक और चीज आप लोग यहाँ नोट कर लें, हो सकता है आपको पता भी हो कि जैसे मान लो आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलो, तो ये सॉल्व करो। देखो एवरेज स्पीड, हाँ बताओ। आंसर आ गया इसका 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। तो 48 ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 48 ही आता है। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो ये है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता कहाँ है, नहीं पता है तो भाई मानना पड़ेगा इसे कुछ। हम ऐसा करेंगे, इसे कह देंगे कि तुम एक्स हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, मान लेते हैं एक्स। हमसे कहा था ये भी सेम डिस्टेंस है, तो ये भी आपकी एक्स ही होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स प्लस 12। एक्स, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अच्छा, टाइम क्या होगा टोटल? हमें टाइम तो दिया नहीं। एक टाइम होगा जब आप ए से लेकर बी तक गए हो, और एक टाइम होगा जब आप बी से लेकर सी तक गए हो। तो ए से लेकर बी तक स्पीड आपकी 40 रही है, तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ रहा है समझ में? ये आ जाएगा आपका टाइम 1, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो जाएगा आपका टाइम 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका टाइम 1 प्लस टाइम 2, टोटल टाइम हो। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो एवरेज स्पीड हो गई आपकी x और x 2x। ठीक, और टाइम क्या हो गया? एक टाइम होगा आपका x/40, एक टाइम हो गया आपका x/60। क्योंकि डिस्टेंस है ना, x डिस्टेंस है और ये स्पीड है। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो हमने टाइम निकाल लिया, बस यहाँ से टाइम t1 निकाला, डिस्टेंस x और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से डिवाइड करते हैं x/40। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एलसीएम लो आप। यहाँ आ गया आपका 2x, यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो 40 से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, और 60 से डिवाइड करोगे 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2x इंटू 120 डिवाइड बाई 5x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 5 से जब इसे डिवाइड करोगे 24 आएगा, और 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। 48 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर।
आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो Yes, अब देखो, sir. ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी में आप लोग अब एक बार एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो x/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एक कंप्लीट डिस्टेंस है, x/2 ही कह लेते हैं, या ऐसे कह देते हैं कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और बाकी की 1/4, बाकी में से 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट 1/4 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ 3 पार्ट आ गए। देखो, ए से लेकर बी तक हाफ है, हाफ के बाद की जो हाफ है ना, उसको तो हमने 2 पार्ट में 1/4 कर दिया, हाफ हाफ, मतलब हाफ को भी हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया। अब आप यहाँ पे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड आपकी क्या आएगी? सॉल्व करो, बताओ। चलो सॉल्व करो, बताओ। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड, ये लो, सही है। देखो, डिस्टेंस तुम्हें मानना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को कुछ मान लो, टोटल डिस्टेंस को कुछ मान लो, उसका 1 सेकंड निकाल लो, 1/4 निकाल लो, 1/4 निकाल लो, टोटल डिस्टेंस को कुछ मान लो। चार सौ 80/13 आया। चलो ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल डिस्टेंस को कुछ मान ले रहा हूँ, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया x, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस x, पूरी डिस्टेंस को x मान लिया। अगर हम पूरी डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो a से लेकर b तक की क्या होगी? a से लेकर b तक की होगी सर x/2 होगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा, b से लेकर c तक की क्या होगी? तो ये 1/4 ऑफ x है, तो x/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है ना, 1/4 टोटल डिस्टेंस का 1/4, टोटल डिस्टेंस x है, x का 1/4 x/4। इसी तरह से ये भी x/4, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? x/2 x/4 ये आ गई टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल टाइम। एक टाइम इस 1/2 को ट्रेवल करने का टाइम, दैट इज t1, एक इसको ट्रेवल करने का टाइम, दैट इज t2, और एक इसको ट्रेवल करने का टाइम, दैट इज t3। आ रहा है समझ में? तो एवरेज स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस तो लिख दिए, अब आपको लिखना पड़ेगा टोटल टाइम। तो एक टाइम आ जाएगा आपको x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम, तो x/2 अपॉन 30 की स्पीड से ट्रेवल किया है तो ये, प्लस एक टाइम आपका आ जाएगा x/4 को ट्रेवल करने में टाइम, तो x/4 अपॉन 40, प्लस एक टाइम आपका आ जाएगा x/4 को ट्रेवल करने में लेकिन विथ अ स्पीड ऑफ 60। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर टोटल सम तो x आने वाला है, और नीचे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? x/60 प्लस x/160 प्लस x/240। ठीक है, तो तुम देखोगे इसका एलसीएम जो ना 480 आएगा, तुम एलसीएम लो, 480 आएगा। ठीक है, तो अब तुम 60 से जब इसे कट करोगे ना, 60 से 1 0 1 0 कट जाएगा और ये बचेगा 8 टाइम्स ऑफ x,
और जब तुम 160 से कन्वर्ट करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 240 से तो 2 बार में, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर लाने के लिए आप क्या करोगे, 480 को ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, 480 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन टोटल 8 3 11 11 टू 13 टाइम्स ऑफ एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 480 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड। यही आया था आंसर। किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये आंसर आया था। कुछ है, कुछ नहीं बच्चे यार। ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, बताओ, या है सबको क्लियर है? बता दो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। क्लियर है सर। एनीवन? अच्छा चलो, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और सेल्सियस शॉर्ट ट्रिक भी तो है। इसकी बिल्कुल है, शॉर्ट ट्रिक है, आप एक्स मत मानो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगती, इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में लगती है, एक ही टाइप के क्वेश्चन। सर एक बार और बता दिए, ठीक, ऊपर करना। 1 सेकंड बता देता हूँ। बताओ, देखो जैसे ये है ना टोटल डिस्टेंस, बताओ कहाँ पे बताना है, बताओ, बताता हूँ। मैंने देखिए पहले ऐसे करा है, टोटल डिस्टेंस निकाल ली 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस आ जाएगा 1/4, आंसर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बनी आएगी इस तरह से करो। फिर टोटल टाइम ये निकाल लिया, T1 आ गया 15, T2 आ गया 10, T3 15। 1/2 किलोमीटर तुमने मान लिया क्या? 1/2 किलोमीटर, T1 1/2 प्लस 15 कैसे आया? 1/4, T1 15 आया है। T1 15 15 कैसे आ गया T1? ये देखो 1 अपॉन हाँ 1/2 अपॉन 30, गलत। यही किया तुमने, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये मिस्टेक की है ना, डिस्टेंस को स्पीड के साथ तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ, और किसी को डाउट है कुछ? नो? चलो ठीक है, फिर हम लोग मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज, अच्छा इसी में और भी क्वेश्चन है, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ठीक है, लेकिन चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हो जाते हैं। सर वो एक बार और बता दीजिए। कौन सा? ये मैंने ऐसे ही कराया 1/2 से। 1/2 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई तुमने स्पीड कर दिया 30, यही कर दिया ना। मैंने अब कराया अब कट के 1/2, 1/2 हाँ अपॉन 15 1/2 अपॉन 30 करते तो आंसर सही आता, क्योंकि ऐसे ही डिस्टेंस, कराया ना। हाँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं ना, तो ये 1/60 हो जाता, तो फिर ये सेम चीज बन जाती 1/60। देखो यहाँ 1/60। अच्छा एक्स इसलिए मान लिया जाता है, एक्स का कोई रोल नहीं है, एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाता है, तो 1/60 मान के भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस को 1 मान के। लेकिन हमसे थोड़ा सा जनरलाइज वे में बात करने के लिए भी, जनरल चीज, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं मालूम ना, तो हम 1 कैसे मान सकते हैं? तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स का 1/2 यानी x/2, एक्स का 1/4 यानी 1/4, एक्स का 1/4 यानी x/4, ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टाइप का इसमें वेरिएशन ये है कि आपको डिस्टेंस दी रहे, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम दिया, जैसे आपसे ये कह दिया कि सम डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद इन 2 आवर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद इन 3 आवर। आ रहा है समझ में? एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 आवर में, और कुछ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 आवर में, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो ये सेम डिस्टेंस है, आपसे एक आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, वही बी से सी तक की भी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। तो बताओ एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम पहले तो सेम डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस हो गई एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी हो गई एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर ऐसा करिए, टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस
ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है तुम्हारी 10 किलोमीटर के अराउंड, ऐसे कह लो 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 12/5। हाँ, तो एक आ जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। तो 20/5 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर। सर ये 10 किलोमीटर कैसे आया? 10 मैंने मान लिया 10। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में डायरेक्टली x दे के आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अगर मैं ये इसे 10 ना दूं ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर आ जाएगा 2x/5 आ रहा है। 2x/5 आ जाएगा, और ये तो कोई वैल्यू नहीं हुई ना, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू आपको दे दी 10, तो 10 रख दोगे तो 20/5 आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैंने एक नेक्स्ट वेरिएशन देता हूँ, जो क्वेश्चन का वेरिएशन मैं दे रहा हूँ एवरेज स्पीड में, तो एक तो है ही इसी से मिलता जुलता एक ऐसे कि भाई ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट मूव किया है, ठीक है, और 40 की स्पीड से मूव किया, 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए उसे टाइम लगा है 3 आवर, ठीक है। फिर वो बी से लेकर सी तक जा रहा है, 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और 30 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब जो इसे टाइम लगा ना वो टाइम हो गया आपका 4 आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बताओ, अब एवरेज स्पीड बताओ। एक चीज तुम यहाँ ये नोटिस करोगे ना, डिस्टेंस दिया ही नहीं है, बस ये दिया है कि ए से लेकर बी तक की स्पीड, और ए से लेकर बी तक की स्पीड में कब तक चला है, वो 3 आवर चला है। बी से लेकर सी तक की स्पीड और बी से लेकर सी तक की स्पीड में वो कब तक चला है, यानी 4 आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, पहले ए से लेकर बी तक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी देखो निकलेगा कैसे, ए से लेकर बी तक की हम डिस्टेंस 30 निकालना मीटर। चाहते हैं, हाँ, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 30 निकालने के लिए आपको स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं, यहाँ स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आती है, तो 120 आएगा, 120 किलोमीटर। नहीं आया समझ में भाई? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चलाओगे गाड़ी तो कितना दूर जाओगे? 120 किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन बीसी कैसे आ जाएगा? 30 की रफ्तार से चलोगे, 4 घंटे चलाओगे गाड़ी, तो 3 × 30 × 4 आंसर आ जाएगा अगेन 120 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस 120 + 120 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन टोटल टाइम, 3 और 4 7, तो आंसर आ जाएगा 240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। तो यही आया हमारे, यही आएगा, ठीक है। बिल्कुल। आ गया समझ में या नहीं आया सर? अब हम क्या करते हैं, कल के टॉपिक के लिए एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है, ठीक है। तो हमने जो आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखवाया था, एक हमने इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन पढ़ लिया, उसके साथ साथ हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया। अब हम आएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इसमें हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि जब आप, पहले ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले एक्सेलरेशन ही बताओ क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सर चेंज इन वेलोसिटी। चलो बताओ, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है बिल्कुल। ना। चलो तुम्हारी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी, फिर तुम्हारी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आया 15 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में। वेलोसिटी इन टाइम। तो दोबारा बताना। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी, 10 सेकंड बाद 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो एक्सेलरेशन कितने का हुआ? -1 नहीं -1 कैसे आएगा, 15 से 25 हुई 1 ना, मीटर पर सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन स्पीड तो 10 का आया, तुमने बोला एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड होता है। दस ये बस आ ना, टाइम भी लगेगा इसमें। हाँ, तो एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड होता है,
लेकिन चेंज इन स्पीड का रेट होता है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बताया स्ट्रेट लाइन की बात करने तो दोनों सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कहलाता है, टाइम यानी एक सेकंड में कितने का चेंज आया। तो हम एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कह दूं कि भाई मेरी वेलोसिटी थी 100 अब हो गई 300, पहले थी 100 अब हो गई 300, 10 सेकंड में 300 हो गई, तो बताना तेरा एक्सेलरेशन कितना है। तो हम कहेंगे अच्छा एक्सेलरेशन एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आता है, और टोटल चेंज इन वेलोसिटी है कितना 300, 100 से कितना मैंने बताया था 300 से 100 से 300 ना। हाँ सर। मैंने यही तो बोला 100 से 300, तो 100 और 300 तो चेंज कितने का आया, चेंज इन वेलोसिटी। देखो अब मैंने आपसे ये कहा कि 100 से 300 हो गई, 100 से 300 हो गई, ठीक है। तो चेंज कितने का आया, चेंज तो आपका आया 200 का, और 200 का चेंज आया कितने में 10 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आएगा, 1 सेकंड में चेंज आएगा 20 का। तो 1 सेकंड में जो चेंज आता है वही तो आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वही आपका क्या है, एक्सेलरेशन किस में होता है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक आया समझ में। तो एक सेकंड में जो चेंज होगा ना उसे आप बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक आ रहा है समझ में। फॉर्मूले से कैसे कहेंगे, फॉर्मूले से ऐसे करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम आपका 10 सेकंड था, तो 200 बाई 10 कट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, ठीक है ये आ जाएगा। अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सेलरेशन का मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी को चेंज करना है तो ये चेंज दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है चेंज पॉजिटिव, एक चेंज होता है नेगेटिव। आ रहा है समझ में। जैसे किसी ने कहा मेरे मार्क्स जो है ना वो चेंज हो गए, चेंज हो गए तो हम खुश भी हो सकते हैं नाराज भी हो सकते हैं। हो सकता है 10 से 1 हो गए हो सकता है 10 से 21 हो गए। तो 10 से 21 में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव चेंज आया खुश हो जाएंगे, और 10 से 1 में नेगेटिव हुआ है तो नाराज हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो एक चेंज होता है पॉजिटिव यानी वेलोसिटी का इंक्रीज होना, जैसे ऐसे 100 से होके 300 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 100 और फाइनल वेलोसिटी 300। अच्छा इसी तरह से एक होता है नेगेटिव, 100 से 10 हो जाना, इनिशियल आपकी 100 और फाइनल आपकी 10। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना तो हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो दोनों को ही बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, और जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है तब आप बोलते हो Attention. नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डी एक्सीलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। तो ये दोनों एक ही कीवर्ड के नाम, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक्सेलरेशन 10 मीटर स्क्वायर होने का मतलब, अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी होगी ना वो 10 की स्पीड से चेंज हो रही होगी। तो मैंने कहा कि अगर अब मैंने ऐसे ही कह दिया कि अच्छा ये बताओ 10 सेकंड बाद, या मैंने ऐसे बताया 15 सेकंड बाद, तो कहोगे अच्छा सर 15 सेकंड बाद, तब तक तो 150 का चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में 10 का चेंज है, 15 सेकंड में 150 का चेंज आना चाहिए। आ रहा है समझ में कि नहीं, ये 150 चेंज इन वेलोसिटी है, इतने वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ टाइम बोलते ही आपने ये अंदाजा लगा लिया 15 सेकंड। ओके सर एक्सेलरेशन का मतलब एक सेकंड में 10 का चेंज लाओ, 15 सेकंड में, एक सेकंड में 10 का चेंज लाओ, 15 सेकंड में 150 का चेंज लाओ, तो 150 का चेंज लाना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी 100 थी, 100 मीटर पर सेकंड, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। फॉर्मूला ढूंढने लगे क्या, देखो इनिशियल वेलोसिटी 100, ठीक,
एक्सेलरेशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 100 और एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है? एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम तो यही कहेंगे ना सर, एक्सेलरेशन यानी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कितनी बढ़ेगी। तो आप ये पूछोगे कितने टाइम में बताऊं सर? 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में टोटल चेंज आना 150 का है। पहले मेरी 100 थी, तो 100 में 150 का चेंज ला दो। 150 का चेंज ऐसे ही तो लाओगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 250, 250 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ क्वेश्चन किए, मन में ही सॉल्व हो जाए एक बार क्वेश्चन आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर दिमाग में ही आ जाए। अब इस बार विदाउट पेन का यूज किए हुए बताना, ठीक है। सो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ वेलोसिटी थी, कुछ मेरी अपनी वेलोसिटी थी, और 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। कुछ वेलोसिटी थी, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, और मैं ये देखता हूँ कि 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 200 हो जा रही है। तो बताओ मेरी वेलोसिटी क्या थी? 15 का एक्सेलरेशन हुआ और मैंने ये देखा कि 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी 200 हो गई। तो बताओ मेरी पहले वेलोसिटी क्या थी? 50। 50 आ रहा है समझ में? अच्छा, बाकी लोग को समझ में आया 50 कैसे आंसर आया? नो सर। चलो मैं बताता हूँ, ये 100 देखो। माइनस 150। वेलोसिटी थी, हाँ, पहले कितनी वेलोसिटी थी वही तो निकालना है। और अभी कितनी है? फाइनली 200 हो गई। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ। सो मैंने आपसे ये किया कि मेरे पास कुछ वेलोसिटी थी और 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, यानी मेरी वेलोसिटी 15 के रेट से चेंज हुई। आपको ये बताना है 10 सेकंड बाद मैं ये देखता हूं 10 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी 200 हो जा रही है। तो अब ये बताओ कि मेरी वेलोसिटी थी कितनी। तो हम ऐसे कहेंगे ना, हम कैसे कहेंगे सर, एक्सेलरेशन 15 का था, इसका मतलब 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 15 बढ़ जाएगी। तो 1 सेकंड में 15 बढ़ेगी तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 10 सेकंड में 150 प्लस हो जाएगी। तो 150 बढ़ने के बाद फाइनली मेरी 200 आई है, इसका मतलब मेरे पास पहले कितनी रही होगी? 50। आ रहा है समझ में? तो 50 रही होगी, 150 का चेंज आया होगा। इसीलिए आपका फॉर्मूला भी देखो ऐसे बनता है। देखो हमने क्या किया, जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना, उसके लिए आपका फॉर्मूला ये बनता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी में क्या करो, जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी उस इनिशियल वेलोसिटी में क्या करो, एक्सेलरेशन और टाइम का जो प्रोडक्ट है, एक्सेलरेशन और जो टाइम का प्रोडक्ट है, यानी ये जो 150 आया उसे ऐड कर दो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका एक फॉर्मूला बनता है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यानी फर्स्ट इक्वेशन आप कह सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल थिंकिंग है, जैसे हम लोग नॉर्मली सोचते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कब आती है? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन टाइम। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक जो है इसी क्लास में, इसको एक बार डेफिनेशन बता के इसे कवर करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है मोशन, ऐसा मोशन, मोशन इन विच वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या हो? फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोली स्लोली। यानी इनिशियली में कुछ वेलोसिटी थी, जैसे इनिशियल में कुछ वेलोसिटी थी ऐसे, मान लो इनिशियल में वेलोसिटी ऐसे थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल में वेलोसिटी ऐसे, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 से 11 हुई होगी, 12 हुई होगी, 13 हुई होगी, 14, स्लोली 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 बढ़कर, स्लोली स्लोली बढ़कर आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये आपका क्या है? मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म accelerated motion, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज समझ में आई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन?
ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए बताता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है ना स्लाइटली आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, स्लाइटली अपनी स्पीड को इंक्रीज, यानी स्लोली वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर, उसमें स्लोली करके हम घुमाते चले जाएं तो बाइक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आ रहा है समझ में? एक होता है सडन चेंज आना, सडन चेंज का मतलब समझते हो? सडन चेंज का मतलब जैसे ऐसे हम 40 की स्पीड से जा रहे थे 40 मीटर पर सेकेंड, और अचानक से एक पॉइंट आया, इसके जस्ट बाद हमारी स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 40 से सीधे जंप किए 70 पे, बीच में कोई और स्पीड है ही नहीं। तो ये मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक भाई उतनी सारी डिस्टेंस तो आप 40 की रफ्तार में चले आए, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ 0 है और यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, 70 से इसके आगे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में 40 से 70 हो गए, सडन चेंज आ गया। तो सडन चेंज नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे। आ रहा है समझ में? अगर एक कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे वेलोसिटी स्लोली इंक्रीज करके एक हाई लेवल तक पहुंचती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आ रहा है समझ में? और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही सिर्फ वैलिड है फॉर्मूला, हर जगह नहीं। आ रहा है समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वैलिड। ठीक है, जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यानी आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके चेंज होगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगी, तब आप एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाई 2 करके होगा। ठीक है, अब बाकी इस चीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम बकायदा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, कुछ पूछना है? सर। No, sir. ओके, चलो, क्लास कैसी थी आज की, समझ में आया नहीं आया? सर बताओ। बोले क्या कि कल वाले टेस्ट में ना मेरे को 2-3 को प्रॉब्लम था मैथ में, तो बस अभी तुरंत पूछने बता या देते मैथ हैं, की क्लास ओवर होते ही बता देते हैं अभी। बिल्कुल अभी बता देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, फिर आप बता देते हैं। ठीक है, चलो, बाकी आज की क्लास से रिलेटेड किसी को पूछना है? No, sir. ओके, चलो ठीक है, फिर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अब जिसे जाना हो जा सकता है, और जिसे कुछ पूछना है वो रुक सकता है। ठीक है।